दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों लंबे इंतजार के बाद बिहार में नीतीश कुमार सरकार का मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हो गया है। जी हां, राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन के राजेंद्र मंडल में सभी 17 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जी हां, इस मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की ओर से 9 और जेडीयू की ओर से 8 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब मंत्रियों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 31। जी हां, गौरतलब है कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद करीब पौने 3 महीने से कैबिनेट विस्तार लटका हुआ था। जी हां, अंत में बीजेपी और जेडीयू में सहमति बनने के बाद नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में यह विस्तार हो गया है। यह कैबिनेट विस्तार में पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद शाहनवाज हुसैन को शामिल किया गया है। यह बीजेपी कोटे से मंत्री शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नारायण प्रसाद, सुभाष सिंह, नीरज सिंह, बबलू, प्रमोद कुमार, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा और जनक राम। तो वही जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं लेसी सिंह, सुमित सिंह, संजय झा, श्रवण कुमार, मदन सहनी, जयंत राज, जमा खान और सुनील कुमार मंत्री बने हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद की विदाई के वक्त भावुक हो गए। यह रो पड़े। बतौर राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद का कल आखिरी दिन था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था। हमारी बहुत गहरी निकटता रही है। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर हमला हो गया जिसमें से 8 लोगों की जान चली गई। यह सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का मुझे फोन आया, जहां उनसे आंसू रुक नहीं रहे थे। इसी घटना का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो पड़े, भावुक हो गए। उस हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेकिन गुलाम नबी आजाद उस रात को एयरपोर्ट पर थे। उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसे चिंता वो कर रहे थे। जी हां, उस समय प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाद, नादिर अहमद, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और आपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान के लिए आपके योगदान का धन्यवाद करता हूं। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनको गुलाम नबी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। जी हां, क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। दोस्तों कोरोना से जूझ रही जनता अब पेट्रोलियम के बढ़ते भावों से भी त्रस्त नजर आ रही है। जो कोरोना का तो वैक्सीन भी आ गया है लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का वैक्सीन सरकार के पास भी नहीं है। केंद्र सरकार का पेट्रोलियम के दाम पर से नियंत्रण पूरी तरीके से हट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत स्थिर रहने के बावजूद भी तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। जो पेट्रोल तेजी से 100 का आंकड़ा छूने के आतुर दिखाई दे रहे हैं। जी आज पेट्रोल 41 पैसे और फिर डीजल 38 पैसे की बढ़त के साथ शुरू हुआ है। यह पिछले 28 दिनों में जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है उससे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का तेल कंपनियों पर नियंत्रण पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोस्तों राज्य में हर घर नल का जल का काम लगभग पूरा हो गया है। जी ऐसे में अब योजना के पार्ट 2 में पंचायती राज विभाग और पीएचडी ने पानी की बर्बादी करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर दोनों विभागों ने संयुक्त रूप से अपना प्रस्ताव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रखा है, जिस पर सहमति मिल गई है। अब बहुत जल्द विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी विभागीय स्तर पर योजना के पार्ट 2 में लोगों को नियमित शुद्ध पानी मिले, इसको लेकर माइक्रो लेवल प्लानिंग की गई है।
अगर उपभोक्ता जलापूर्ति का दुरुपयोग करते हुए पकड़े गए तो फिर ग्राम पंचायत द्वारा दंड लगाया जाएगा। प्रथम घटना में 150 रुपए, दूसरी बार में 400 रुपए और तीसरी बार में 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह वही उस घर से पानी की सप्लाई का भी कनेक्शन काट दिया जाएगा। यदि दोषी उपभोक्ता जुर्माना नहीं देता है तो फिर सर्टिफिकेट वाद दायर करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों, बिहार में अब अपराधियों की जमानत रद्द कराकर पुलिस उन पर अंकुश लगाएगी। यह 9 साल पहले बिहार पुलिस द्वारा शुरू कराई गई इस मुहिम का खौफ अपराधियों में दिख रहा था, लेकिन वक्त के साथ जमानत रद्द करने की कार्रवाई सुस्त पड़ गई। जी हां, अपराधियों के खिलाफ इस बड़े हथियार का इस्तेमाल एक बार फिर से पुलिस पूरे जोर शोर से करेगी। डीजीपी एसके सिंघल ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यालय में तैनात पुलिस अफसरों के साथ जिलों के एसपी को कई बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आदेश दिए हैं। जी हां, अपराधियों की त्वरित अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल पर फोकस करने को कहा गया है। जी हां, डीजीपी एसके सिंघल ने इसके अलावा आदतन अपराधियों की जमानत रद्द करने की मुहिम को जोर शोर से चलाने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि पुलिस जमानत रद्द करने की अपनी कोशिशों में कामयाब हुई तो फिर इससे अपराध की घटनाओं पर लगाम लगेगा। दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में भूख पर व्यापार नहीं होगा। भूख जितनी लगेगी अनाज की कीमत उतनी होगी। भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। जिस तरीके से विमानों की टिकटों की कीमत दिन से 3 से 4 बार बदलती है, उस तरीके से फसल की कीमत तय नहीं की जा सकती है। जय राकेश टिकैत ने कहा है कि किसी किसान से छुपकर ये कानून नहीं बनाए गए हैं। हम सरकार से बात मनवाकर ही वापस लौटेंगे। राकेश टिकैत ने किसानों के आंदोलन को जाति और धर्म के आधार पर बांटने के प्रयासों की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को पहले पंजाब के मुद्दे के रूप में दर्शाया गया, उसके बाद सिख और फिर जाट मुद्दे के रूप में इसे पेश किया गया। इस देश के किसान एकजुट हैं, कोई भी किसान बड़ा या फिर छोटा नहीं है। यह अभियान सभी किसानों का है। दोस्तों, बिहार में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है। यह सुबह वातावरण में धूप निकलने पर राजधानी पटना के पार्कों में काफी भीड़ देखी गई। लंबे समय बाद आज काफी संख्या में लोग शहर के विभिन्न पार्कों में चहलकदमी करते देखे गए। जी हां, गुनगुनी धूप में बच्चे खेलते नजर आए तो बुजुर्ग ने भी योगाभ्यास किया। हालांकि पार्क में आने वाले लोग गर्म कपड़े में ही थे। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संजय कुमार का कहना है कि राज्य के मौसम में काफी सुधार हुआ है। पश्चिमी से आने वाली बर्फीली हवाओं की गति में कमी आई है और सीमांचल, मिथिलांचल समेत बिहार के अधिकांश भाग का आकाश साफ हो गया है। जी हां, कोहरा भी छट गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वातावरण में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और मौसम सामान्य होता जाएगा। जी हां, 15 फरवरी तक दोपहर में काफी गर्मी आ जाएगी। हालांकि सुबह शाम अभी भी ठंड जारी रहेगी। ऐसे में लोगों को सुबह शाम काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों ने भी लोगों को सावधान किया है। पीएमसीएच के हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि फिलहाल सुबह शाम अत्यधिक ठंड होने के कारण लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर बुजुर्ग लोग अभी भी नियमित रूप से बीपी की दवाई लेते रहें। साथ ही सुबह में वातावरण में थोड़ी गर्मी आने के बाद ही घरों से बाहर निकलें। गर्म वातावरण में ही घर से निकलना उनके लिए लाभदायक होगा। अत्यंत सुबह में निकलना उनकी स्वास्थ्य के लिए खतरे से खाली नहीं है। यह साथ ही पार्कों में टहलते वक्त बीपी की दवा साथ में जरूर रखें। जहां भी असुविधाजनक महसूस हो बीपी की दवाई अवश्य ले लें। इसके अलावा बुजुर्गों को बीपी की नियमित जांच भी जरूरी है। दोस्तों, अब बिहार के तमाम पीएचसी, अनुमंडल एवं जिला अस्पतालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत नर्सिंग कर्मियों की रैंकिंग होगी। बेहतर कार्य कौशल, योग्यता एवं कार्य अनुभव के आधार पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल असेसमेंट करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग ने लिया है। जी असेसमेंट में मिलने वाले रैंक के आधार पर रिवार्ड, बेड और एप्रोवन मिलेगा। इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने सभी सिविल सर्जन को पत्र भेजकर निर्देश भी दे दिए हैं। दोस्तों, भले ही बिहार में लोकसभा, विधानसभा के चुनाव ना हो, लेकिन बंगाल चुनाव को लेकर अल्पसंख्यक राजनीति खूब गर्मा गई है। जदयू ने एआईएमआईएम के प्रभाव को कम करने के लिए कटिहार और किशनगंज में एसी बिरादरी के लोगों को अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया है। वहीं भाजपा ने शहनवाज के जरिए अल्पसंख्यक राजनीति में दखल देने की कोशिश की है। सीमांचल के अल्पसंख्यक राजनीति के दो पुरोधा तस्लीमुद्दीन और मौलाना असरारुल हक कासमी माने जाते थे। यह एक राजद और दूसरा कांग्रेस से जुड़े हुए थे। दोनों के इस
इस दुनिया से अलविदा कहे जाने के बाद अब महागठबंधन के पास अल्पसंख्यकों का कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने कटिहार के कद्दावर नेता तारिक अनवर को बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति में सक्रिय करने की जुगत लगाई है। जी सबका उद्देश्य एआईएमआईएम के बढ़ते प्रभाव को रोकना है। जी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर एमआईएम ने शानदार परचम लहराया। एमआईएम के इस शानदार धमक ने कई बड़े राजनीतिक दलों को सोच में डाल दिया। सभी राजनीतिक दल अब इसकी काट खोजने में लगे हुए हैं। जी कटिहार में जेडीयू ने शाहिद इकबाल को जिला अध्यक्ष बनाया है। उधर किशनगंज में ठाकुरगंज के विधायक और राज्य सरकार में पूर्व मंत्री रहे नौशाद आलम को जिले की कमान सौंपी है। जी अल्पसंख्यक राजनीति का प्रेसवर द्वार किशनगंज को माना जाता है। जी इसी कारण ओबीसी चुनाव के दौरान किशनगंज में ही रहे। कटिहार और किशनगंज जिले के बंगाल की सीमा को छूते हैं। जी हाल ही में एमआईएम के 5 विधायकों ने पूर्णिया में संवाददाता सम्मेलन करके यह स्पष्ट कर दिया है कि वे नीतीश कुमार की सरकार को तभी समर्थन देंगे जब जदयू भाजपा से अलग हो जाएगी। जी उन्होंने विकास के मामले में सीमांचल की अपेक्षा का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की बात कही है। ऐसी स्थिति में केंद्र की राजनीति से शाहनवाज हुसैन को राज्य की राजनीति में लाना भाजपा भी बड़ा दांव लगा रही है। यह शाहनवाज का राजनीति में प्रवेश किशनगंज से ही हुआ है। पहली बार वे वही यानी कि किशनगंज से ही सांसद चुने गए थे। शाहनवाज हुसैन की सॉफ्ट छवि है। यह उस इलाके के अल्पसंख्यकों पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि महज 2 रुपये को लेकर कोई विवाद इतना बढ़ सकता है कि वह हिंसक रूप इख्तियार कर ले और उस विवाद में किसी की जान चली जाए। जी हां, बिहार के सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां बच्चों की विवाद महज 2 रुपये को लेकर शुरू हुआ था। जहां विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते चाकूबाजी की घटना में एक शख्स की जान चली गई। जी सीतामढ़ी के नगर थाना के वार्ड नंबर 5 में हुआ यह वारदात लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जी पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले के नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में स्थित मंडल नगर में बच्चों के बीच कांच की गोली का खेल हो रहा था, जिसमें बच्चों के बीच 2 रुपये को लेकर आपस में हाथापाई हो गई और इस हाथापाई में बड़ा विवाद खड़ा हो गया और इस विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई ग्राहकों के लिए एक बड़ी जरूरी खबर लाई है। जहां अगर आप एसबीआई एटीएम से पैसे की निकासी करने जा रहे हैं तो फिर जरा इस नियम के बारे में जान ले। एसबीआई ने एटीएम से पैसे की निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि नियमों को जाने बिना आप पैसे की निकासी करने लगे और फिर बाद में आपको ऐसा करना भारी पड़ जाएगा। जी हां, बैंक के नए नियम के अनुसार अगर आप एटीएम से पैसे की निकासी करते हैं और फिर आपके खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो फिर आपको इसके बदले में कुछ चार्ज का भुगतान करना पड़ेगा। जी हां, इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई के खाताधारकों को खाते में बैलेंस में कमी होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने के बदले में जुर्माने के रूप में अतिरिक्त रकम का भुगतान करना पड़ेगा। एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार खाते में पैसे की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाताधारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपए और जीएसटी का अलग से वसूली करेगा। इसके साथ ही भारत के सबसे बड़े कमर्शियल बैंक गैर वित्तीय लेन देन पर लेवी की वसूली की जाएगी। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। यह खुलासा खुद गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी उबाल आ गया है। हालांकि इस तरीके का दावा सीएम नीतीश कुमार भी पार्टी की बैठक में कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की एक सभा में दावा किया है कि बिहार चुनाव के परिणाम के बाद नीतीश कुमार ने उनसे कहा है कि राज्य में बीजेपी का सीएम बनाए, मगर हम लोग नहीं माने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीटें आई है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी को सीएम बनाने की बात कही है। लेकिन हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी अपने वादों से नहीं मुकरती है। अमित शाह ने कहा है कि हमने बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाने का ऐलान किया है। यह संयोगवश हमारी पार्टी को बिहार में ज्यादा सीटें मिली है, जिसके बाद नीतीश कुमार ने हमसे बीजेपी का सीएम बनाने के लिए कहा, मगर हम अपने वादों से नहीं मुकरे और आज बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को अपने विदाई के दिन सदन में अपनी बात रखी। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अपने 41 साल के संसदीय जीवन में राज्यसभा, लोकसभा और जम्मू कश्मीर की असेंबली में रहा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जो कभी पाकिस्तान नहीं गया। जब मैं पाकिस्तान में परिस्थितियों के बारे में पढ़ता हूं तो फिर मुझे एक हिंदुस्तानी मुस्लिम होने पर गर्व महसूस होता है।
दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सियासत गर्म हो गई है। जी हां, आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल करने पर राजनीतिक विश्लेषक और किसान आंदोलन में काफी मुखर रहे योगेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा साफ था कि वे किन लोगों पर निशाना साध रहे हैं। जी हां, योगेंद्र यादव ने एक फेसबुक पोस्ट पर कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद कुछ दिन पहले तक जन आंदोलन के बारे में कहा करते थे। कांग्रेस के खिलाफ वे जन आंदोलन करने की अपील किया करते थे, लेकिन अब उन्हें आंदोलन बुरा लगने लगा है। उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है कि प्रधानमंत्री को कांग्रेस की बहुत जरूरत है। अगर कांग्रेस ना रही तो फिर पीएम का क्या होगा। उन्होंने कहा कि दूसरों पर जीने वालों को परजीवी कहते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि वे आंदोलनजीवी है क्योंकि भारत की आजादी भी आंदोलन से ही हुई है और देश ने कई बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं जिनसे परिवर्तन आया है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ही बिजली बिल जमा करना होगा। 1000 या फिर विनियामक आयोग की ओर से तय की गई जो भी राशि होगी उससे अधिक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं से नकदी नहीं बल्कि ऑनलाइन जमा करना होगा। यह कंपनी की बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही जाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में बिहार सहित सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिया है। ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में संशोधित किया है। यह संशोधन के बाद केंद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि 1000 से अधिक की राशि का मासिक बिल आने वाले उपभोक्ताओं से अनिवार्य तौर पर ऑनलाइन बिजली बिल ही लिया जाए। दोस्तों, दालों के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। जी हां, आम बजट पेश होने के बाद अधिकांश दालों के भाव 3 से 10 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। जी हां, दालों में महंगाई बढ़ने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ेगी क्योंकि घरेलू बजट पर बोझ बढ़ना तय है। दरअसल सब्जियों की भरपूर उपलब्धता के कारण दालों की खपत कम रहती है, इससे भाव भी लगभग स्थिर रहते हैं। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा ने कहा है कि इस बार आम बजट में अग्रे इंफ्रा डेवलपमेंट सेस का प्रावधान किया गया है। जी हां, मटर पर यह 40% और काबुली चना पर 30%, यह मसूर पर 20% है। इसी वजह से दालों की कीमतों में उछाल आया है। तलरेजा ने कहा है कि सरकार को भी दालों के भाव में वृद्धि की आशंका थी, इसीलिए मटर, काबुली चना, बंगाली चना और मसूर पर आयात शुल्क घटाकर 10% करने का भी प्रावधान भी बजट में किया गया है। हालांकि फिलहाल इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। आम बजट पेश होने के बाद अधिकांश दालों के भाव में 3 रुपए से लेकर 10 रुपए किलो तक की तेजी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मूंग की दाल भाव स्थिर है, बाकी सभी अन्य दालों के भाव में तेजी दर्ज की गई है। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का काफी जद्दोजहद के बाद विस्तार हो गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने 17 मंत्री को शपथ दिलाई है, जिनमें बीजेपी कोटे से 9 विधायक तो जेडीयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार के कुछ देर बाद ही नेताओं की नाराजगी भी सामने आने लगी है। एक बीजेपी विधायक ने तो यहां तक कह दिया है कि मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इस बार के मंत्रिमंडल में साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को पीछे करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। उन्होंने चेताया है कि इस तरीके से विस्तार से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचेगा। एनडीटीवी के मुताबिक बीजेपी विधायक ज्ञानू का कहना है कि कैबिनेट विस्तार में जातीय संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन और अनुभव संतुलन पर ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं से 3-3 मंत्री बनाए गए हैं और कहीं से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि साफ सुथरी छवि वाले नेताओं को दरकिनार करके दागियों को मंत्री बनाया गया है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण प्रखंड के सब्जी उत्पादक किसानों को स्थानीय स्तर पर ही बाजार उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें अपने फसलों का वाजिब दाम मिल सके। साथ ही बिचौलियों से मुक्ति मिलेगा। यह कार्य सहकारिता विभाग की तरफ से शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों का समूह बनाया जा रहा है। प्रखंड के हरदिया गांव में बाजार की व्यवस्था पर कार्य शुरू किया गया है, जहां अपने सब्जी को किसान सरकारी दर पर बेच सकेंगे। गाँव में ही सब्जी के भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की जाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के खेती कानूनों के खिलाफ भाजपा नेताओं के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते किसानों की तरफ से लगातार भाजपा नेताओं का घेराव किया जा रहा है और गांव में भाजपा नेताओं का बायकॉट जारी है। ताजा मामला बटाला के इलाके बोली इंद्रजीत से सामने आया है, जहां इलाका वासियों की तरफ से पूरे वार्ड के गलियों में बैनर लगा दिए गए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी भाजपा नेता या फिर वर्कर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने आता है तो फिर वे अपने हाल का खुद जिम्मेवार होगा।
क्योंकि केंद्र सरकार जब तक खेती कानून रद्द नहीं करती है तब तक भाजपा का विरोध जारी रहेगा। यह लोगों ने कहा कि किसान लगातार लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार अड़ियल रवैये पर कायम है, जिसके चलते भाजपा के नेताओं को चाहिए कि पहले किसानों की आवाज अपनी सरकार तक पहुंचाएं, फिर वोट मांगने आए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने आज एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी और उनकी जैसी मानसिकता वाले लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे तथा ऐसे जो भी लोग सर पर उठाने की कोशिश करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में कुचल दिया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री शुक्ला ने कल रात्रि एक धार्मिक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जोर देकर कहा कि एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी और उनके जैसे मानसिकता वाले लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि जो लोग साल 1947 में यहां रुक गए थे कि देश को फिर से बांटेंगे, तो उन्हें समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। ओबीसी जैसे जो भी लोग सर उठाने की कोशिश करेंगे उन्हें कुचल दिया जाएगा। उन्होंने इसके साथ ही कहा है कि ओबीसी और ओबीसी जैसे मानसिकता के लोग भारत से समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, भारत सरकार ने 2024 तक देश के सभी गांव के सभी घरों में नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। जल मिशन योजना के तहत चल रहे इस कार्यक्रम के लिए हाल ही में 2021-22 में पेश हुए आम बजट में 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हालांकि मोदी सरकार अब इस कार्यक्रम में जन भागीदारी बनाने के लिए एक अनोखी पहल पर काम कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल जीवन मिशन योजना के लिए सरकार जल्द ही एक राष्ट्रीय जल जीवन कोष का गठन करने जा रही है। यह कोष का मकसद बड़ा अनोखा है। कोष में ऐसे सभी लोग दान करेंगे जो अपने गांव से दूर रहकर जल जीवन मिशन योजना में अपना योगदान देना चाहते हैं। इस कोष में जो भी दान किया जाएगा वह उसी गांव के लिए इस्तेमाल हो सकेगा जिसके लिए उसे दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद अब नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। जी हां, कैबिनेट विस्तार के बाद ही नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत जल्द ही नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए जाएंगे। इस कड़ी में 9 विभागों की बात करें तो बीजेपी के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्री दिया गया है। श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। जी हां, जेडीयू नेता मदन सहनी को समाज कल्याण विभाग, प्रमोद कुमार को गन्ना उद्योग और विधि, संजय कुमार झा को जल संसाधन तथा सूचना एवं संपर्क, लेसी सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, सम्राट चौधरी को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के भाई नीरज कुमार सिंह को पर्यावरण मंत्री, सुभाष सिंह को सहकारिता मंत्री, नितिन नवीन को पथ निर्माण मंत्री, जबकि सुमित कुमार सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय सौंपा गया है। बिहार के पूर्व डीजी सुनील कुमार को मद्य निषेध, जबकि नारायण प्रसाद को पर्यटन, जयंत राज को ग्रामीण कार्य, आलोक रंजन को कला संस्कृति, जमा खान को अल्पसंख्यक कल्याण और जनक राम को खान एवं भूतत्व विभाग दिया गया है। दोस्तों, बिहार के नगर निकायों में मिशन सफाई की शुरुआत हो चुकी है। जी सभी नगर निकायों में सफाई का स्तर सुधारा जाएगा। जी डोर टू डोर कूड़ा उठाव में भी सुधार होगा। घरों से कूड़ा संग्रह करने के बाद उसके निस्तारण के लिए जमीन भी खरीदी जाएगी। जरूरत के अनुसार नए सफाई उपकरण भी खरीदे जाएंगे। जी हाँ, नालों की उड़ाही, सफाई और सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से आई तबाही के बाद अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। जी हां, वहीं 171 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। जी हां, पूरा फोकस राहत बचाव के लिए काम पर है। तपोवन टनल में अभी भी 37 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सुरंग कीचड़ से भरी हुई है। जी हां, ऐसे में अंदर जाने में काफी मुश्किल है, लेकिन रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इस जल प्रलय से बिहार के भी 4 लोग लापता हो गए हैं। इनमें से 3 वहां चल रहे प्रोजेक्ट में काम करते थे। वही समस्तीपुर का एक युवक भी चमोली के ही मजदूरी करता था। ग्लेशियर टूटने के कई घंटे बीतने के बाद भी इनका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। परिजनों से इनका संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। जी पटना के रानी तालाब थाने के निसरपुरा निवासी इंजीनियर मनीष कुमार लापता हैं। वे वहां ओम मेटल इंफ्राटेक पावर प्रोजेक्ट में इंजीनियर है। वहीं इसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले गोपालगंज के सुहाग निवासी नेमधारी प्रसाद भी लापता हैं। छपरा के दाऊदपुर थाना के वरवा गांव के विनोद सिंह उर्फ मुन्ना सिंह भी लापता हैं।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल पूरे जोर शोर से चल रहा है। फिलहाल खबर आ रही है कि कालना में आयोजित सीएम ममता बनर्जी की सभा में आज आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले विधायक सुनील सिंह घर वापसी कर रहे हैं। खबर है कि वे बर्दवान में सीएम की सभा में टीएमसी में फिर से शामिल होंगे। जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी पूरे शबाब पर है। दोस्तों 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुएटी, पीएफ और काम के घंटों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जहां कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और भविष्य निधि यानी कि पीएफ मद में बढ़ोतरी होगी। जहां वही हाथ में आने वाले पैसा यानी कि टेक होम सैलरी घटेगा। जहां यहां तक कि कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। जहां इसकी वजह से पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। जहां मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते कुल सैलरी के अधिकतम 50% होंगे। इसका मतलब यह होता है कि मूल वेतन अप्रैल से कुल वेतन का 50% या फिर अधिक होना है। दोस्तों बिहार की बेटियों को सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिहार में बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई की उम्र तक करीब 1 लाख रुपए की मदद सरकार की ओर से मिल रही है। पटना जिले में 23 जून 2018 के बाद से अब तक 30,138 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस योजना के तहत राशि लगातार बढ़ाई जा रही है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बिहार में अब जन्म लेने वाली बच्चियों को इस योजना के तहत 1 लाख से भी अधिक रुपए सरकार से मिल सकेंगे। बिहार में यह योजना शुरू होने के बाद एक और जहां लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई है, वहीं दूसरी ओर बेटियों की स्कूल जाने की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। लड़कियों को पोशाक देने से शुरू की गई इस योजना में अब स्नातक उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी शामिल हो गई है। 2 फरवरी को मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब जन्म से लेकर स्नातक उत्तीर्ण यानी कि स्नातक पास होने तक एक बेटी को 94,100 रुपए मिल सकेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद उनकी और नरेंद्र मोदी की यह पहली बातचीत है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि जो बाइडेन से बातचीत की और उन्हें उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। हमने क्षेत्रीय मुद्दे पर चर्चा की और प्राथमिकताएं पर भी बात की। दोस्तों गुजरात में स्थानीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं। यहाँ 6 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान होना है। ऐसे में चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर है। सूबे के सक्रिय प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ साथ अन्य प्रांतों में भी कुछ दलों की एंट्री हुई है। इस बार यदि मुस्लिम प्रत्याशियों पर गौर किया जाए तो पाएंगे कि कांग्रेस ने 25 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं ओबीसी की पार्टी AIMIM भी यहाँ चुनाव लड़ रही है। उस पार्टी ने 21 प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार इस चुनाव में नहीं उतारा है। गुजरात के सबसे बड़े शहर मक्तामपुर वार्ड में कांग्रेस के सभी 4 उम्मीदवार मुस्लिम हैं। कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों का प्रदर्शन देखा जाए तो कांग्रेस ने साल 2015 के महानगर पालिका चुनाव में 24 मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिसने 20 को जीत मिली थी। वही एक मुस्लिम उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में जीता था। वही सत्तारूढ़ भाजपा ने गुजरात में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।